हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसको आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अपने कल बेसिक बातें कर ली थी, उत्सर्जन के टाइप देख लिए थे कि उत्सर्जन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उत्सर्जन के अंदर किस किस प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ जो है वो निकल सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। अभी अपने देखेंगे किडनी को, कि किडनी जो होती है वो किस प्रकार से मूत्र का निर्माण करती है, किस प्रकार से उत्सर्जन का मुख्य अंग कहलाती है, वो क्या योगदान है उत्सर्जन के अंदर किडनी का। ठीक है, तो ये आपके सामने अपने किडनियों का डायग्राम है। किडनी जो होती है, एक मनुष्य के अंदर किडनी की संख्या कितनी रहती है, किडनी की मनुष्य के अंदर संख्या कितनी रहती है, तो ये संख्या के अंदर 2 रहती है। ठीक है, 2 होती है। और इसका वजन की बात करें, किडनी की वजन की बात करें तो किडनी का वजन जो है 140 ग्राम। ठीक है, किडनी का वजन कितना है, 140 ग्राम आंका गया है अभी तक तो। ठीक है, आपने देखा है कि किडनी के जस्ट ऊपर वाले हिस्से के अंदर एक उभार जैसी संरचना नजर आ रही है डायग्राम के अंदर। तो इस उभार जैसी संरचना को अपने बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या थी, ये अपनी ग्रंथि थी। ठीक है, मैंने ग्रंथि वाले चैप्टर के अंदर आपको ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया है और उसके अंदर पूरी तरह से एड्रिनल ग्रंथि के बारे में समझा रखा है। तो जिसको भी समझना है एड्रिनल ग्रंथि के बारे में तो वो ग्रंथियों वाला जो अपना चैप्टर है उसके अंदर जाके ग्रंथि को पढ़ सकता है। अभी अपने बात करेंगे ओनली फॉर किसकी, किडनी की बात करेंगे। अगर अपने किडनी की संरचना बनाए, एक बार मैं इसमें से जूम करके क्या कर रहा हूँ, एक ही किडनी की संरचना बना रहा हूँ ताकि पता रहे कि किडनी जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, ये मान लो अपनी क्या है, किडनी है। किडनी का बाहर वाला हिस्सा जो यहाँ तक का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है ये रीनल हाइलम कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, रीनल हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम, ये रीनम हाइलम के बारे में बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि रीनल जो हाइलम है उस यहाँ पे जो या पूछेगा अमोनिया की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पे अमोनिया जो है NH3 इसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ से जो वैन निकल रही है, यहाँ से जो वैन अंदर आ रही है, देखो इस डायग्राम के अंदर इस वैन जो अंदर आ रही है ब्लड वेसल्स है, यहाँ से क्या आएगी, अमोनिया की अत्यधिक मात्रा आएगी, क्योंकि अमोनिया जो है वो किसके अंदर आएगी, किडनी के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिया या अमोनिया की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर की एक लेयर पाई जाती है, किडनी के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम, इसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पेरिटोनियम झिल्ली कहाँ पर पाई जाती है, किडनी के अंदर पाई जाती है। झिल्लियों से 3 प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। पहले तो हार्ट के अंदर झिल्ली पूछेगा, तो हार्ट के अंदर कार्डियोलॉजी कहते हैं हार्ट को, तो हार्ट की झिल्ली को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल झिल्ली बोलेंगे। हृदय के अंदर पाई जाती है पेरिकार्डियल झिल्ली। फेफड़े के अंदर पाई जाती है प्लूरल झिल्ली, या अपने प्लूरल झिल्ली बोल सकते हैं सीधा ही। ठीक है, और किडनी के अंदर जो पाई जाती है वो है पेरिटेनियम झिल्ली। ये पेरिटेनियम झिल्ली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान में रखोगे। उसके बाद में किडनी के अंदर मैं सीधा ही बता रहा हूँ कि इस प्रकार से कुछ कैप्सूल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बटरनी। ठीक है, इस प्रकार से कैप्सूल जैसी संरचनाएं पाई जाती है एक किडनी के डायग्राम के अंदर, और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बटरनी। तो इसको बटरनी के स्तंभ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बटरनी के स्तंभ। ठीक है, ये बटरनी के स्तंभ क्या है, इसके अंदर कुछ सूक्ष्म मात्रा के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब सर नेफ्रॉन जो है वो हमारे लिए नया वर्ड है। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन जो वो क्या है, किडनी की इकाई है। ठीक है, किडनी की यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट यानी पूरा उत्सर्जन तंत्र जो है वो किस पर टिका हुआ है, अपनी किडनी पर टिका हुआ है। और किडनी की जो यूनिट है, जैसे अपनी यूनिट क्या है, सेल है। किसी भी जीव की यूनिट क्या होगी, सेल होगी। अगर बात करें मकान या कमरे की यूनिट क्या है, कमरे के अंदर अपने को पता है कि सीमेंट भी लगा हुआ है। ठीक है, बजरी, रेता, मसाला जो भी सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन मेन उसका यूनिट क्या है, वो इसकी यूनिट जो है वो ईट हो जाएगी। ठीक है, अपनी यूनिट क्या है, अपने किससे मिलकर बने हुए हैं, अपने कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो अपनी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। इसी प्रकार से मैंने ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसके अंदर बताया होगा कि ब्रेन की यूनिट क्या है, ब्रेन की यूनिट तंत्रिका कोशिका होती है। मैंने बताया था कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, तो ब्रेन की यूनिट क्या हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। उसी प्रकार से ब्रेन छोटा छोटा तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो उसी प्रकार से किडनी किससे मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। और इस नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। ठीक है, इस नेफ्रॉन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8 लाख होती है किडनी के अंदर। ठीक है, तो इतने छोटे छोटे सूक्ष्म नेफ्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं,
कि किडनी का निर्माण करते हैं और किडनी इन्हीं से मिलकर बनी होती है। इन्हीं नेफ्रॉन की वजह से किडनी का क्या है अस्तित्व है और इन्हीं की वजह से वो क्या करती है रक्त को छानती है। ठीक है, अब बच्चों को एक और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होता है कि किडनी रक्त को छानती है या शुद्धिकरण करती है। शुद्धिकरण करने पर और छानने पर यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत होते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि रक्त का फिल्टर जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन के अंदर फेफड़ा देगा, किडनी देगा, तो रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है, रक्त का फिल्टर होता है किडनी के अंदर। ठीक है, फेफड़े के अंदर तो रक्त का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, फेफड़े के अंदर प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण होता है, जबकि किडनी के अंदर फिल्टर होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, छानना बोलते हैं। तो किडनी जो होती है वो रक्त को फिल्टर करती है, छानती है। प्योरिफिकेशन का काम पूछे तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। मैंने बताया यहाँ पे यूरिया की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है क्योंकि रीनल वेन अंदर आती है। ठीक है, अमोनिया या यूरिया बोल सकते हो। कुछ ही टाइम बाद में यूरिया जो है वो 2-3 घंटे बाद में वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी कारण अपने मूत्र के अंदर जो है तीखी गंध आती है, वो अमोनिया के कारण आती है। ठीक है, मूत्र के अंदर तीखी गंध किसके कारण आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीखी गंध। तीखी गंध जो आती है वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है मूत्र के अंदर। ठीक है, मूत्र के अंदर जो तीखी गंध आती है वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। ये होगी बात। किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिलिन ग्रंथि जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, और किडनी के अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है, पेरिटेनियम झिल्ली पाई जाती है। इसी के अंदर कुछ स्तंभ जैसी संरचना पाई जाती है जिसके बटनी के स्तंभ बोलते हैं, बटनी ऑफ स्तंभ। क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि बटनी के स्तंभ जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, किससे संबंध रखते हैं, तो बटनी के स्तंभ किससे संबंध रखते हैं, किडनी से संबंध रखते हैं। किडनी किससे मिलकर बनी हुई है, किडनी की यूनिट क्या है, तो किडनी की यूनिट हो जाएगी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, 8 लाख। किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम। एक मनुष्य के अंदर किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे और बातें करते हैं किडनी की। किडनी जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करती है, बात करते हैं अभी नेफ्रॉन संरचना की। ठीक है, तो नेफ्रॉन की अगर अपने संरचना देखें, नेफ्रॉन की अगर अपने बात करें, नेफ्रॉन की संरचना देखें तो नेफ्रॉन जो है किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, नेफ्रॉन किसकी यूनिट हो जाएगी, किडनी की यूनिट हो जाएगी। तो अपने क्या पढ़ेंगे अभी, नेफ्रॉन देखेंगे। ठीक है, ये अपना हो गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो नेफ्रॉन इस प्रकार की संरचना रखता है कुछ। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना जो होती है इस प्रकार से, आगे से मुंह ऐसे खुला और इस प्रकार से कैप्सूल जैसी संरचना जो होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है। ये मैं पूरी वैन नहीं बना रहा हूँ, छोटा बनाऊंगा, जो समझाने वाला पार्ट है वही अपने क्या करेंगे, समझेंगे। इस प्रकार से क्या होगी, नेफ्रॉन की जो है संरचना होगी। और ये नलिका इस प्रकार से मूत्र वाहिनी के अंदर चली जाएगी। अब नेफ्रॉन का काम क्या है, यहाँ पे कुछ रेशेदार फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे कुछ रेशेदार फाइबर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इस प्रकार से यहाँ से निकलती है ब्लड वेसल्स, यहाँ पे रक्त नलिका निकलेगी। ठीक है, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, ये जो रक्त नलिका जा रही है। ठीक है, ये मान लो रक्त नलिका किससे होकर गुजर रही है, ये बारीक बारीक सूक्ष्म रक्त नलिकाएं होती हैं, ये किससे होकर गुजर रही है, ये अपने ग्लोमेरुलस, इस रेसे जैसी संरचना को यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये हो गया ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है, कैप्सूल जैसा पार्ट है, इसको अपने बोलेंगे बोमेन संपुट। इसको क्या बोलेंगे, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट बोलेंगे। ये अपना बोमेन संपुट हो गया। ठीक है, और आगे क्या, ये हिस्सा जो वेसल्स के रूप में है, नलिका के रूप में, ये पूरा ही नेफ्रॉन है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पूरी संरचना किसकी है, नेफ्रॉन की। ये नेफ्रॉन नलिका है। ठीक है, ये नेफ्रॉन क्या है, ये नेफ्रॉन नलिका है। ये बात होगी नेफ्रॉन की। अब ग्लोमेरुलस का काम क्या है, पहली बात तो अपने को नेफ्रॉन का काम पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन जो होता है वो क्या करता है। नेफ्रॉन जो होता है वो स्पंदन का काम करता है। ठीक है, या स्पंदन मतलब उसको क्या करेगा कि अवशोषण करेगा, किससे, जल और जितने भी बॉडी के अंदर हानिकारक पदार्थ हैं ब्लड के अंदर, उनका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। लेकिन स्पंदन यानी अवशोषण के साथ साथ में क्या करेगा, इसका पुनर्अवशोषण भी करेगा। तो नेफ्रॉन का काम पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या करता है, स्पंदन करवाता है, या रक्त को क्या करता है, छानता है, स्पंदन। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा काम इसका क्या हो जाएगा, पुनर्अवशोषण। पुनर्अवशोषण। ठीक है, पुनर्अवशोषण कैसे होता है सर, सुनना। अपने को पता है कि यहाँ से जो ब्लड रक्त नलिका जो निकल रही है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, बोमेन संपुट के ग्लोमेरुलस से टच करके निकल रही है। ग्लोमेरुलस कुछ नहीं है,
कुछ तंत्रिका कोशिकाएं हैं, कुछ फाइबर्स हैं जो क्या करेंगे, रक्त को यहाँ से, रक्त जैसे यहाँ पे आके मिलेगा, इस रक्त को क्या करेंगे, छानेंगे, तो रक्त इसके अंदर जाएगा। तो ये ग्लोमेरुलस जो है ये सिर्फ बड़े बड़े तौर पे छानता है, इसको ज़्यादा पता नहीं है कुछ, ठीक है, ये अंधाधुंध लगा हुआ है, बस बेटा छानता रहे, ठीक है, तो इसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर जितना भी वाटर है, जितने भी इंपॉर्टेंट अमीनो अम्ल है, जितने भी इंपॉर्टेंट कोई तत्व है, तो इनको इतनी पहचान नहीं है, ये क्या करेगा, आरबीसी को अलग करता जाएगा और ब्लड को मोटे मोटे तौर पर क्या करेगा, छानता जाएगा। अरे अपने देखते हैं, एक बार मान लो किसी के अंदर अशुद्धियाँ ज़्यादा है तो अपने क्या करते हैं, एक बार उसको मोटे मोटे तौर पे छानते हैं, उसके बाद में थोड़ा और छानते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ग्लोमेरुलस जो है वो क्या करेगा, एक बार इसको मोटे मोटे तौर पे क्या कर लेगा, छान लेगा, और मोटे मोटे तौर पे छान के जो भी छना हुआ मेटेरियल है उसको कहाँ भेज देगा, बोमेन संपुट के अंदर भेज देगा। अब बोमेन संपुट के अंदर भेजने के बाद में बोमेन संपुट जो है उसका क्या करता है, पुनर्अवशोषण करता है। बोमेन संपुट क्या करेगा, पुनर्अवशोषण करने का काम करेगा, यानी इसने भी जो भी अशुद्धियाँ, जो भी मेटेरियल इसने छाना है, जो भी अशुद्धियाँ इसने, जो अपने काम की चीज़ें हैं जो ये मूत्र के अंदर भेज रहा है, उनको छाना है, तो बोमेन संपुट क्या करेगा, इनका पुनर्अवशोषण कर देगा। यानी मान लो इसने जो भी मटेरियल छान के यहाँ पे भेजा और उसके अंदर मान लो अपना कोई इंपॉर्टेंट तत्व था या इंपॉर्टेंट अपना अमीनो एसिड था, उनको क्या करेगा, उनका पुनर्अवशोषण कर लेगा कौन, बोमेन संपुट। तो स्पंदन और पुनर्अवशोषण का खास तौर पर ध्यान रखना है, यानी छानना और उसको पुनर्अवशोषण करना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छानना, ठीक है, छानना और क्या हो जाएगा, पुनर्अवशोषण करना। उसके बाद में क्या होगा, जो भी मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, मूत्र बन चुका है वो, और वो कहाँ चला जाएगा, नेफ्रॉन नलिका से होता हुआ अपने यह जो नलिका निकाली है मूत्र वाहिनी, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, मूत्राशय के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, मूत्राशय के अंदर। और मूत्राशय जैसे 1-1.5 लीटर, आधा लीटर तक या 500 ml तक, 300 ml तक इकट्ठा कर लेगा, तो मूत्र त्यागने की प्रक्रिया, मेस्चुरेशन जो है वो आगे स्टार्ट हो जाएगी और मूत्र निर्माण जो है वो हो चुका है। अब अपने को पता है कि मूत्र का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है। अब मूत्र का रंग हल्का पीला कैसे होता है, ठीक है, मूत्र का रंग हल्का पीला कैसे होता है, तो एक वर्णक है जिसको बोलते हैं यूरोक्रोमिन, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरोक्रोमिन। यूरोक्रोमिन वर्णक है जिसके कारण क्या होता है, मूत्र का रंग जो होता है कैसा होता है, पीला होता है, पीला मूत्र, ठीक है। यूरोक्रोमिन वर्णक के कारण मूत्र जो है वो कैसा बन जाएगा, पीला बन जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसके बारे में ध्यान रखोगे कि ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त के कणों को छानता है, रक्त के कणों को क्या करता है, छानता है, ठीक है, छानता है। अब उसके बाद में बोमेन संपुट क्या करता है, बोमेन संपुट पुनर्अवशोषण करने का काम करता है। तो ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, और इस प्रकार से अपने किडनी के अंदर नेफ्रॉन कितने पाए जाते हैं, 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और 8 लाख नेफ्रॉन जो है इसी प्रकार से क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं, और किडनी की यूनिट यानी इकाई क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और बातें करते हैं इसकी, मूत्र की बात करेंगे, मूत्र का पीएच की बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, ये अपना नेफ्रॉन हो गया, ठीक है, 8 लाख संख्या है। यूरोक्रोमिन के कारण मूत्र जो होता है वो पीला होता है। अब मूत्र छन चुका है और मूत्राशय में जा चुका है, ठीक है। अब मूत्र तागने की प्रक्रिया से क्या करेगा, मूत्र जो है वो बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में, यूरिया के रूप में, ठीक है, यूरिया के रूप में निकल जाएगा। बड़ा किसके था रूप में था, अमोनिया के रूप में। तो अब बात करते हैं मूत्र की, ठीक है। मूत्र की अगर बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूत्र में पहली बात तो आपको यूरिया का मान पूछता है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछता है, यूरिया कितने % है, मूत्र के अंदर यूरिया जो होती है वो कितने % पाई जाती है, ठीक है। तो मूत्र के अंदर 2% क्या पाई जाती है, यूरिया पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूत्र के अंदर यूरिया कितनी होती है, तो 2%। और अपने को पता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, 40%, वो एक अलग मैटर है, उसको अलग से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यूरिया जो है वो मूत्र के अंदर कितनी पाई जाती है, 2% पाई जाती है। जल की अगर बात करें, जल कितने % पाया जाता है, तो जल पाया जाता है मूत्र के अंदर 95%, यानी 95% जो है वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो पीला रंग होता है यूरोक्रोमिन के कारण, यूरोक्रोमिन, ठीक है। यूरोक्रोमिन के कारण जो है मूत्र का पीला रंग होता है। उसके बाद में बात करते हैं मूत्र से, और मूत्र के अंदर गंध जो आती है, ठीक है, गंध किसके कारण आती है, गंध आती है अमोनिया के कारण। किसके कारण आती है, अमोनिया, अमोनिया के कारण जो है वो क्या आती है, गंध आती है, ठीक है। अब मैंने ये मूत्र के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े से इसके रोग देख लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर रोग से भी क्वेश्चन उठा लेता है। रोग कौन कौन से होते हैं किडनी के, तो अपने को पता है एक तो होता है किडनी स्टोन, किडनी स्टोन यानी पथरी, ठीक है, जिसके अंदर किडनी के अंदर क्या पड़ जाती है, पथरी पड़ जाती है, जिसको अपने बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट,
ये जो पथरी बनती है किडनी के अंदर, ज़्यादातर अपनी बॉडी के अंदर जो पथरी बनने वाली होती है वो किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। तो एक तो किडनी स्टोन हो जाती है, ठीक है। एक यूरेनिया करके एक रोग होता है जिसके अंदर क्या होता है कि किडनी जो है उसके अंदर यूरिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। या अपने एक बात करें कि गठिया भाव रोग होता है। ये जो छोटे छोटे रोग हैं इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गठिया भाव भी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, ग्वाइटर या अपने क्या बोल देते हैं, गठिया भाव, ग्वाइटर या गठिया भाव। आज के टाइम के अंदर हर एक घर के अंदर बुजुर्ग लोग जो हैं वो इस रोग से 70% आबादी ये मान के चलो कि गठिया भाव रोग से जूझ रही है। तो गठिया भाव रोग जो है वो क्या है? गठिया भाव रोग के अंदर क्या होता है कि यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो है वो अपने जोड़ों के अंदर क्या होता है? जमा हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं यूरिक अम्ल सर कैसे जमा हो जाता है। अपने देखते हैं कि अपने अंदर बॉडी के अंदर यूरिया जो है उसका फॉर्मेशन अगर टाइम पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है यूरिया का, अगर अपने मूत्र की प्रक्रिया, मान लो अपने को मूत्र आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ रही है, अपने को मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, अपने को मूत्र आ रहा है, तो अपने क्या करते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करते रहते हैं, भाई थोड़ा सा थम जा, अरे कोई बात नहीं रुक के कराएंगे, ठीक है, ऐसी कंडीशन रखते हैं कि यार 5 मिनट रुक लेते हैं, या क्लास ले रहे हैं तो क्लास लगा लेते हैं। अगर इस क्लास के टाइम तो आप रुकते ही नहीं हो, आप क्या करते हो, मान लो कोई पिक्चर चल रही है, अच्छा सा सीरियल चल रहा है, आप देखो अरे उधर से पेशाब आ रहा है, आप बैठे हो कंट्रोल करके, कोई बात नहीं 10 मिनट बाद कराएंगे, ये टॉपिक, ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाए उसके बाद कराएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, कंट्रोल करने के अंदर जो है मूत्राशय जो है वो पूरी तरह से भर जाता है, जिसके अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा है। और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मूत्र जो है उसके अंदर से यूरिन जो है वो यूरिक एसिड के रूप में बदल बदल के अपने जो जॉइंट है, हाथ पांव है, जोड़ जो है उनके अंदर क्या होगा, यूरिक एसिड जो है वो जाके जमा होने लग जाता है। जब यूरिक एसिड जाके जमा होने लग जाता है तो मैंने आपको बताया है फैक्ट वाली क्लास के अंदर, मैंने बताया होगा कि अपनी जोड़ों के अंदर ग्रीस पाया जाता है। ग्रीस बोले तो पेरिकार्डियम द्रव्य पाया जाता है, सॉरी साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है जोड़ों के अंदर। वो साइनोवियल द्रव्य जो है अपने हाथ को लचीला रखता है, अपने जो भी जॉइंट हिला पा रहे हैं उनकी वजह से हिला पा रहे हैं। अभी अपने अंदर दर्द नहीं हो रहा, जो बुढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, दर्द होता है। उनके अंदर दर्द क्यों होता है? क्योंकि उनके जो वो जो द्रव्य होता है, साइनोवियल द्रव्य, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो हड्डी जो होती है वो आपस में रगड़ खाती है। जब हड्डी के मध्य घर्षण होता है तो उनके तीखा दर्द होता है और सूजन आती है, ठीक है। तो गठिया भाव रोग के अंदर क्या होता है कि मूत्राशय से यूरिक अम्ल के रूप में यूरिया निकल के क्या होता है, जोड़ों के अंदर जमा हो जाएगा। और जोड़ों के अंदर जमा होने के बाद में क्या होगा कि जो अपने साइनोवियल द्रव्य जोड़ों के अंदर है, ठीक है, जो अपनी हड्डियों को चिकना रख रहा है, तो वो क्या होगा, यूरिक अम्ल के कारण धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा, परत सड़ जाएगी, साइनोवियल बनाने वाली जो परत है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनको रोग हो जाता है गठिया भाव। और गठिया भाव के अंदर यूरिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड का निर्माण होता है तो इस रोग के अंदर, इसको रोग को अपने क्या बोल देते हैं, गठिया भाव बोल देते हैं, जो आज के टाइम में आम चल रहा है। उसके बाद में किडनी खराब हो जाना, ठीक है, एक रोग ये भी बहुत तकड़ा, किडनी क्या हो जाए, खराब ही हो जाए। अब किडनी खराब हो जाए तो सर क्या करें? किडनी खराब हो जाए तो उसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। किडनी खराब हो जाए तो उसका क्या करवा सकते हैं, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ट्रांसप्लांट भी कैसे करवा सकते हैं? जैसे मान लो किसी व्यक्ति, या तो अपने को पता है अपने शरीर के अंदर किडनियों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। अगर एक किडनी पूरी तरह से खराब हो जाए तो इसको डॉक्टर क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो एक किडनी के ऊपर भी व्यक्ति पूरी आराम से जिंदगी जो है वो जी सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किडनी एक खराब होगी तो, ठीक है। तो एक किडनी पर पूरी तरह से जिंदगी जी सकता है, एक किडनी पे भी आराम से उसका काम चल सकता है। अगर बात करें दोनों किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनी खराब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भाई बंधु से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से अगर कोई किडनी देने के लिए तैयार हो जाए तो अपने को क्या कर सकते हैं, उनके किडनी जो है ले सकते हैं और उसका डॉक्टरों के माध्यम से ट्रांसप्लांट जो है अपने करवा सकते हैं। अगर मान लो ऐसा ना हो, मान लो कोई डेड बॉडी है, कोई मान लो अभी व्यक्ति मरा है, ठीक है, उसकी किडनी भी अपने ले सकते हैं। उसकी किडनी कब तक ले सकते हैं, तो 48 घंटे का ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, 48 घंटे के भीतर उसकी किडनी का क्या कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो मरे हुए आदमी की किडनी भी काम में आ सकती है, ठीक है। यानी 2 दिन के अंदर, मान लो डेड बॉडी मर चुकी है, बंदा, डेड बॉडी तो मरी हुई होती है भाई, ओबीसी बात है, ठीक है। तो व्यक्ति मर चुका है तो उसके अंदर क्या होगा कि 2 दिन के बाद में, 2 दिन तक यानी 48 घंटे के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो वो किडनी अपने काम आ सकती है। तो ये होगी किडनी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से ज़्यादा फेमस यूरिया से क्वेश्चन उठता है कि मूत्र के अंदर यूरिया का प्रतिशत मान कितना है, तो 2% है। पीला रंग किसके कारण, यूरोक्रोमिन के कारण। गंध किसके कारण, अमोनिया के कारण। किडनी के रोग, कैल्शियम पथरी जो बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ग्वाइटर गठिया यूरिक अम्ल बनता है। और व्यक्ति के मरने के बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, मरने के बाद क्या कर सकते हैं, 48 घंटे के भीतर क्या कर सकते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो ये कुछ किडनी की इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किडनी के और तथ्य, ठीक है, जिनसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेके अगले एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सभी।